नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है टूल्स। और टूल्स में आज की जो हमारी क्लास है, चैप्टर का नाम है हमारा औजार टूल्स। और टूल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरी सा। दोस्तों, आरी के लिए हमने पहले बात नहीं करी थी, केवल थोड़ा सा जिक्र किया था। जब आप हेक्सा पढ़ रहे थे उस समय अपन ने जिक्र किया था कि सा यानी आरी होती है और ये कई प्रकार की हो सकती है। कुछ लकड़ी सनमाइका काटने वाली आरियां हैं और कुछ जो है वो लोहे की धातुओं को काटने वाली आरी है। तो लोहे की धातु को या और कोई धातुओं से संबंधित पाइप हैं उनको काटने के लिए अपन ने हेक्सा के बारे में पढ़ा था। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं आरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको ये पता हो कि काटने वाला औजार है तो यह है एक काटने वाला औजार है, कर्तन औजार है, काटने वाला औजार है। दूसरी बात आपको यह पता हो इसके बारे में, इसमें मुख्यतः कठोर धातु के दांते बने होते हैं। कठोर धातु के दांते बने होते हैं। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि ये मुख्यतः लकड़ी सनमाइका व धातु चादरों को काटने के लिए उपयुक्त हैं। तो ये चीजें आपको आरी के बारे में पता होनी चाहिए। अब यहां मैं ऐसे कह सकता हूं, आरी कार्य के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। ये एक तरह से दोस्तों नोट है इसका कि आरी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। दूसरी बात आपको ये पता हो कि विद्युतकार के लिए जो है वो मुख्यतः कौन सी आरियां हम पढ़ते हैं। तो विद्युतकार के लिए जो आरियां पढ़ते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वुड आरी की, जिसको लकड़ी काटने वाली आरी कह सकते हैं अपन। लकड़ी काटने वाली आरी। दोस्तों, यहाँ लकड़ी काटने वाली आरी जो है वो अपने को ऐसे तो है नहीं कि कोई इलेक्ट्रिशियन जो है उसको कोई बड़े बड़े पेड़ काटने हैं। पेड़ काटने होते हैं तो अपन बहुत बड़ी आरी लेते हैं और उसको दो जने, आपने देखा होगा कि पेड़ के बड़े बड़े जो तना होता है उसको दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत बैठ करके और काटते हैं। तो अपने को उतनी बड़ी आरी की तो कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर अपने को तो इलेक्ट्रिशियन के काम में आने वाली आरी की बात करेंगे अपन, यानी 30 से 45 सेंटीमीटर तक की आरियों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं वुडन आरी जो है उसकी संरचना आपको यहाँ दी गई है, उसके भाग जो है आपको दिए गए हैं। ये इसका टो कहलाता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया इसके टीथ हैं, और ये जो है यहाँ पर फ्रंट है इसका, और ये इसका बैक है, और ये इसका ब्लेड है पूरा का पूरा, और ये यहाँ इसका हिल है, और ये हैंडल है। तो ये तो दोस्तों भागों की बात हो गई है। अब बात करते हैं
कि जो आपकी वुड आ रही है उस वुड आ रही की और क्या क्या खास बातें हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये 30, 35, 40 व 45 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता हो कि इसका मुख्य काम क्या है, तो आपको इसका काम पता होना चाहिए। ये लकड़ी काटने व फिटिंग कार्यों में उपयुक्त होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप लाइट फिटिंग वगैरह करते हो तो आपके जो है स्विच बॉक्स काटना या फिर स्विच बॉक्स की प्लेट काटना या फिर कोई खांचा काटना प्लेट के अंदर स्विच के लिए, या फिर और भी छोटे मोटे कंड्यूट पाइप वगैरह काटना, इन सब के लिए जो है आप इसको काम में ले सकते हो, वुड आरी को काम में ले सकते हो। सॉरी, आगे देखो, आगे बात करते हैं हम। जो इसकी मुख्य बात है, जैसे अपन ने हेक्सा जब पढ़ा था तब अपन ने एक मुख्य बात पढ़ी थी कि हेक्सा के दांते जो होते हैं वो आगे की ओर होते हैं, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं वुडसा की। तो यहाँ मैं लिखूंगा, सबसे मोस्ट बात लिखूंगा इसकी कि वुडसा के दांते हैंडल की ओर होते हैं तथा आरी को अपनी ओर खींचने पर वस्तु काटी जाती है, वस्तु काटी जाती है। वस्तु काटी जाती है या कटती है। यानी दोस्तों आप आरी जो है, वुडसा जो है, उसको आगे करते हो तो आगे पर करने पर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उसमें से जो कोई बुरादा होगा वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही आप खींचोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, कटेगी। क्योंकि लकड़ी वगैरह जो है उनको आप वुडसा से काटोगे और वुडसा के दांते जो हैं वो हैंडल की ओर होते हैं, और उसको अपनी ओर जब खींचते हैं तब वो लकड़ी को, जॉब को काटने का काम करती है। तो ये बातें थी, आपको वुडसा के बारे में बातें बताई गई थी। अब बात करते हैं हम दोस्तों टेनेंसा के बारे में। टेनेंसा के मुख्य भाग, ये इसका एज है, ये इसका ब्लेड है, और यहाँ पर आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये सब जो है इसके दांते होते हैं और ये इसका हैंडल होता है। टेनेंसा के लिए दोस्तों आपको एक तो ये बात पता हो कि ये इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई मुख्यतः 3 से 4 mm तक की होती है। 3-4 से शुरू होती है, 3-4 mm से शुरू होकर के 8 mm से 10 mm तक मुख्यतः विद्युत कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, ये मुख्यतः अपने एक तरह से 3-4 mm से लेकर के 8-10 mm तक के अपन काम में लेते हैं, लेकिन
यहां पर मैं एक बात और लिखना चाहूंगा कि आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकती है। और दोस्तों आप सबको जो है इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, 30 से 40 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इसकी लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए इसका मुख्यतः उपयोग लकड़ी सनमाइका लकड़ी सनमाइका काटने व आवश्यक आकृति बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्यतः उपयोग जो है वो लकड़ी सनमाइका को काटने और साथ ही जो है वो जो आवश्यक आकृति थी उसमें इसकी शेप देने के लिए अपन जो है टेनेंसा का यूज करते हैं। आगे फिर मैं बात करूंगा दोस्तों की होल्सा की। ये आपको यहाँ पर दी गई है की होल्सा। की होल्सा में आप देख सकते हैं कि ये इसके दांते हैं और यहाँ पर ये ब्लेड कहलाएगा और ये जो है इसका हैंडल है। की होल्सा की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 3 से 4 mm तक रखी जाती है। इसके अलावा लंबाई जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबाई जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबाई में उपलब्ध होती है। इसका मुख्यतः दोस्तों क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई लकड़ी का ब्लॉक था, अब यहां पर आपको एक बड़ा होल बनाना है बीच में। तो बड़ा होल बनाने के लिए आप डायरेक्ट इसको ऐसे तो है नहीं कि ये कोई लकड़ी का कोई जॉब जो है वो कोई आपका कोई तरबूज या कोई खरबूजा तो है नहीं कि आपकी टेनेंसा जो है उसमें ऐसे ही घुस जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये हार्ड होने के कारण जो है, ये हार्ड होने के कारण आप डायरेक्ट की होल्सा को अंदर नहीं घुसा सकते हो। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, आप ड्रिल से यहाँ छोटे छोटे होल निकालते हो, ड्रिल से छोटे छोटे यहाँ होल निकाल देते हो। अब ड्रिल से आपने छोटे छोटे होल निकाल दिए हैं, तो उसके बाद में आप दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेनेंसा की सहायता से इन सब होल्स को मिलाते मिलाते यहाँ पर एक जो है वो बड़ा होल बना देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं कि ड्रिल किए हुए छिद्रों को मिलाकर बड़ा होल बनाने के लिए उपयुक्त। बिल्कुल दोस्तों, टेनेंसा जो है वो ड्रिल किए हुए होल्स जो है उनको मिलाकर के एक बड़ा होल बनाने में जो है वो सक्षम है। तो इसलिए इसको अपन जो है यहाँ पर काम में लेंगे। अब आगे बात करते हैं अपन आरयू की भी कुछ सावधानियां होती है दोस्तों। क्या क्या सावधानी होती है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरयू को
काम में लेने की सावधानियां। तो देखते हैं कौन कौन सी सावधानी है। सबसे पहली सावधानी तो ये है दोस्तों, इसे केवल लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक जैसी नरम वस्तुओं पर ही उपयोग में ले, अर्थात धातु अर्थात धातु पर या धातु काटने में काम न ले। तो ये दोस्तों जो है यहाँ पर आपको पहली सावधानी बताई गई है। दूसरी सावधानी देखो क्या है। दूसरी सावधानी की मैं बात करूंगा यहाँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, कटिंग करते समय मोबिल ऑयल का थोड़ा सा प्रयोग किया जाना चाहिए। कटिंग करते समय मोबिल ऑयल का जो प्रयोग है वो थोड़ा सा क्या है, करना चाहिए। आगे फिर मैं बात करूंगा, दोस्तों अगली जो सावधानी है वो ये रखनी है कि आरी कोई सी भी हो, चाहे वो हेक्सा हो, टेनेंसा हो, वुडसा हो, कोई सी भी आरी हो, आरी से जब आप किसी वस्तु को काटते हैं तो उनके दांते जो हैं वो थोड़े घिस जाया करते हैं, या फिर उनके अंदर जो है वो काटी हुई वस्तु का स्क्रैप जो है वो पस करके जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों, दांतों के दांतों के घिस जाने पर तिकोनी तिकोनी रेती का प्रयोग कर दांते पहने करने चाहिए। अगली बात है फिर, लोहे का ब्रश यूज कर उपयोग कर दांतों में फंसे स्क्रैप को साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक सावधानी और भी हमारे को रखनी चाहिए,
वो है यदि हैंडल ढीला हो तो मजबूती से कस लें, अन्यथा ब्लेड टूट सकता है। अन्यथा ब्लेड टूट सकता है। तो ये दोस्तों आरी को जो है वो काम में लेने के लिए अपने को सावधानियां रखनी है। आगे फिर मैं बात करता हूं स्क्रू ड्राइवर की, पेचकस की। दोस्तों यह बोर्ड पे आपको पेचकस दिखाया गया है। पेचकस में यहां पर जो है इसका ये टिप कहलाता है, यहां इसका ये सैंक है, यहां पर ये जो है आपका ये हैंडल है, हैंडल या हत्था। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि पेचकस का बेसिकली काम क्या है। आप देख सकते हैं यहां पर पेच और कस दो शब्दों से मिलकर के पेचकस बना है, या मैं इंग्लिश में कहूं तो स्क्रू और ड्राइवर दोनों से मिलकर के बना है। तो स्क्रू का मतलब दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि पेच होता है, जबकि ड्राइवर का मतलब ड्राइवर चाहे वो किसी का भी हो, जैसे बस की बात करें, बस का ड्राइवर क्या है उसका, यानी चलाने वाला है वो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पेच को चलाने वाला ड्राइवर, पेच को चलाने वाला कौन हुआ, ड्राइवर। तो टोटल मिलाकर के क्या हुआ, स्क्रू ड्राइवर। तो बिल्कुल ये पेच को चलाने का काम करता है। अब चलने में वो इसको सीधा भी चला सकता है, उल्टा भी चला सकता है, यानी कि वो इसको खोल भी सकता है और कस भी सकता है। तो यानी पेचकस का जो मुख्य काम हुआ वो क्या हुआ, किसी स्क्रू को कसना या खोलना। तो यहां लिखेंगे अब इसका मुख्य कार्य पेच को खोलना व कसना है। बिल्कुल दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि पेचकस जो है उसका सबसे मुख्य कार्य जो है वो क्या है, किसी पेच को खोलना और कसना। अब बात करता हूं मैं आगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका जो ये टिप है ये दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं यह लिखूंगा इनका टिप कई प्रकार का हो सकता है, जैसे यू टिप, यू टिप, क्रॉस टिप, फ्लैट टिप, फ्लैट टिप। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि ये मोस्टली जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर वाले जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ये मुख्यतः 20 से 30 सेंटीमीटर वाले उपयुक्त, यानी इलेक्ट्रीशियन जो है वो 20 से 30 सेंटीमीटर वाला पेचकस जो है मुख्यतः रखता है। और यहाँ पर पूरा मैं कहूँ तो अच्छे इंसुलेटेड वाला, यानी इंसुलेटेड होना चाहिए अच्छे से, अच्छा इंसुलेशन चढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो है इनके अलग अलग टाइप के सैंक दे रखे हैं अपने को।
इसके अलावा अपन फिर इसके अंदर ही आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां से लेकर के यहां तक इसका ये जो सेंक है, इस सेंक के आधार पे ही इसकी लंबाई का, इसकी माप का जो है वो निर्धारण किया जाता है। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, सेंक की लंबाई के आधार पर पेचकस की माप का निर्धारण होता है। सेंक की लंबाई के आधार पे जो है वो पेचकस की माप का निर्धारण किया जाता है। यानी हमेशा जो है आप इसकी लंबाई का अनुमान लगाएंगे तो सेंक की लंबाई को आप नापेंगे। आगे फिर आप इसके अंदर देखते हैं कि 5 से 30 सेंटीमीटर में ये उपलब्ध हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। विद्युत कार के लिए जो है वो 30 वाला काम में आता है या फिर 8 सेंटीमीटर वाला काम में आता है, दो ही ज़्यादातर रखते हैं। यहाँ पर 20 से 30 बताया मैंने अभी। बाकी आप ये भी ध्यान रखें कि या तो 8 सेंटीमीटर वाला या फिर अपने 30 सेंटीमीटर वाला, ये दो जो है ज़्यादा माप अपने इलेक्ट्रिशियन के काम में आती है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि कुछ छोटे प्रकार के पेचकस आते हैं जिनको आप घड़ी साज की दुकानों में आप काम में लेते हो। यानी घड़ियां जो हैं उनमें छोटे छोटे जो है स्क्रू वगैरह होते हैं, उनको कसने और खोलने के काम में आते हैं। उनको सूक्ष्मदर्शी से जो है वो काम में लिया जाता है। तो यहाँ अपन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अपन इलेक्ट्रीशियन के औजार पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आगे फिर मैं बात करना चाहूँगा पावर स्क्रू ड्राइवर की। दोस्तों आजकल जो है वो विद्युत चलित पावर टूल का उपयोग प्रचलन में है और ये ऐसा दिखाई देता है। इसके आगे की साइड में दोस्तों अलग अलग साइज व अलग अलग साइज व कार्य के आधार पर हाँ देखो दोस्तों, कोई टेक्निकल इशू आ गया था। एक बार वापस से देखें यहाँ से। आप पढ़ रहे थे कि पावर स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसमें विद्युत चलित पावर टूल्स का अपन उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग साइज के और अलग अलग कार्य के आधार पर कार्य के आधार पर उपयोग आने वाले उपयोग आने वाले टिप काम में लिए जाते हैं। बेसिकली दोस्तों इसमें क्या होता है
एक मोटर लगी हुई होती है, और यहां पर जो है दोस्तों इस मोटर को जो है बंद या चालू किया जाता है। यहां पर दोस्तों इसके साथ में जो है वो एक और स्विच होता है, उससे आप इसको दिशा को बदल सकते हैं। यानी घूमने की जो दिशा है, घूमने की दिशा जो है वो बदली जा सकती है। घूमने की दिशा बदली जा सकती है। कभी अपने को पेज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कभी अपने को क्लॉक वाइज, यानी कि इसको कसना है या खोलना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक स्विच होता है, उसकी सहायता से जो है आप उसकी दिशा को बदल सकते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ इसका ये जो है वो चक कहलाता है, और मोटर होता है इसमें बेसिकली उसका ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट के आगे आप जिस प्रकार का भी टिप लगाओगे, ये उसी प्रकार का जो है वो पेच जो है वो खोलने के लिए समर्थ होगा। दोस्तों आजकल जो है इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि एक तो इसकी क्या है, पावर जो है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकत के साथ में आसानी से खोल देता है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें समय कम लगता है खोलने कसने में, तो ये समय भी बचाता है। इसके अलावा जो ज़्यादा जंग खाए हुए हैं या ज़्यादा मजबूती से कसे हुए हैं उनको भी आसानी से खोलने का कार्य करता है। तो ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों कि पावर स्क्रू ड्राइवर भी अपने लिए आ चुका है। आगे फिर हम बात करते हैं पोकर की। दोस्तों पोकर के लिए आप सबको पहले तो ये पता हो कि पोकर जो है उसके अन्य नाम कौन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक नाम जो है वो है सुम्बी, सुम्बी, और दूसरा जो नाम है वो है ब्राडल, ब्राडल। आपसे पूछा जा सकता है कि पोकर जो है उसके अन्य नाम कौन से हैं, तो सुम्मी और ब्राडल हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका क्या है, टिप है, ये इसका शंख है, ये इसका फेरुल है, ये इसका हैंडल है। आपको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही होगी दोस्तों कि ये आगे से जो है वो तो है, ये आगे से ये आगे से नुकीले तथा पीछे से चौकोर होते हैं, चौकोर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हो आगे से नुकीला है और पीछे से जो है वो पूरा चौकोर है। तो इस प्रकार से आपको इसकी साइज पता होनी चाहिए, और इसकी जो सही स्थिति जो है वो भी यही है कि ये आगे से नुकीला हो और पीछे से जो है वो चौकोर हो। किसी में चौकोर होता है और किसी में जो है टेपर भी होता है, यानी कि ये जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ये बर्फ तोड़ने वालों के पास में। लेकिन दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिशियन जो है वो कोई बर्फ तोड़ने का कार्य नहीं करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए कहाँ यूज होगा, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो आपका स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड में जो स्क्रू, अपने को जो स्विच की जो प्लेट है उस प्लेट को कसने के लिए जो स्क्रू कसने होंगे, उन कसे जाने वाले स्क्रूओं की जगह पहले एक छोटा सा स्थान बना ले अपन, ताकि वो आसानी से कसे जा सके। तो छोटा एक स्थान बनाने के लिए जो है आप वो पोकर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, स्क्रू को कसने से पहले छोटा सा छिद्र बनाने के लिए उपयुक्त औजार। इसके अलावा दोस्तों आपको पता हो कि इसकी जो लंबाई है बेसिकली वो 20 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो 20 सेंटीमीटर तक की जो है वो अपने लिए उपयुक्त है। इसके अलावा फिर बात करें हम, इसके लिए एक सावधानी भी ध्यान रखनी होगी आपको।
सावधानी, इसे कभी भी धातु कार्य खंडों पर काम में न ले, धातु कार्य खंडों पर काम में नहीं लेना है इसको। आगे फिर बात करते हैं दोस्तों राउल प्लग टूल की। यहां पे मैं लिखूंगा राउल प्लग टूल। दोस्तों राउल प्लग टूल जो है वो आपको यहां दिखाया गया है। इस राउल प्लग टूल में जो है वो एक तो होता है बिट, और ये जो है इसका होल्डर होता है। इस होल्डर में दोस्तों, इस होल्डर में यहाँ ऐसे होल से बने हुए होते हैं, जिनसे इस बिट को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। मान लो यहाँ पे मैं कोई कील लगा रखा हूं तो ये यहाँ तक रुका हुआ है। यदि मैं यहाँ पर जो है इस कील को और आगे बढ़ा दूं तो थोड़ा और अंदर जाएगा, छोटा हो जाएगा, थोड़ा और अंदर जाएगा तो यानी थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या करने हैं, साइज को जो है वो कम ज्यादा करने की एक व्यवस्था होती है। आप सबको ये भी पता हो दोस्तों राउल प्लग टूल हथौड़े के साथ काम में लिया जाता है। एक चीज और समझे आप, आपको दिख रही होगी ये प्लास्टिक की, इसको गट्टी बोलते हैं अपन, इसी का नाम ही राउल प्लग है। तो यानी इस राउल प्लग के लिए दीवार में जगह बनाने के लिए जिस टूल का यूज करें वही राउल प्लग टूल कहलाता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इस राउल प्लग के लिए, तो यहां लिखूंगा मैं पत्थर की दीवारों में लकड़ी या पीवीसी लकड़ी या पीवीसी गट्टी यानी कि राउल प्लग, पत्थर की दीवारों में लकड़ी या पीवीसी गट्टी के लिए स्थान बनाने वाला औजार राउल प्लग टूल कहलाता है। दोस्तों राउल प्लग टूल जो होता है वो मोस्टली माइल्ड स्टील का, तो इसका जो है वो होल्डर बना हुआ होता है, यानी ये होल्डर जो होगा वो माइल्ड स्टील का होगा, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का तो इसका होल्डर होगा दोस्तों। और इसके अलावा इसका जो बिट की बात करूं मैं तो वो कार्बन स्टील का होगा। तो इसका जो बिट है दोस्तों वो कार्बन स्टील का होगा। होल्डर जो है वो माइल्ड स्टील का और बिट जो है वो कार्बन स्टील का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बात करता हूं फिर फेज टेस्टर की। नाम से पता लग रहा है कि फेज को टेस्ट करता है, फेज की जांच करता है, फेज की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले आप ये फेज की उपस्थिति दर्शाते हैं। अब दोस्तों इसके एक बार मैं भागों की बात करता हूं। तो भागों की अपन बात करें
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है इसका टिप कहलाता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है वो सेंक कहलाता है। इस सेंक के ऊपर दोस्तों, इस सेंक के ऊपर इस प्रकार से एक प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा हुआ होता है, पीवीसी का कवर चढ़ा हुआ होता है, जिसको आप जो है वो इंसुलेशन कहते हैं, जिसको आप इंसुलेशन कहते हैं। इस प्रकार से कवर चढ़ा हुआ होगा प्लास्टिक का, जिसे आप क्या कहेंगे, इंसुलेशन। इंसुलेशन ये भी जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें आगे, तो आपको पता है कि ये सेंक या टिप का ये जो रोड है ये यहाँ तक आ रखा है। इसके बाद में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो मैं यहाँ इस स्प्रिंग का नाम लिखूंगा कनेक्टिंग स्प्रिंग। इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, इसको लिखूंगा मैं नियत प्रतिरोध। उसके बाद में मैं बात करता हूं, तो यहां एक लैंप लगा हुआ होगा, एक लैंप लगा होगा जिसका नाम नियॉन लैंप होता है। और ये जो है इस कैप के साथ में, टोपी के साथ में, इस क्लिप के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी ये जो है वो एक क्लिप है। ये इसका पूरा जो भाग होगा दोस्तों वो हैंडल कहलाएगा, यानी हैंडल में ही अंदर की साइड में कनेक्टिंग स्प्रिंग, नियत प्रतिरोध और नियॉन लैंप लगे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कार्य हमारे को पढ़ना होगा कि कार्य कैसे करता है। दोस्तों आपके सामने कोई ये सप्लाई का बोर्ड है, इसमें ये सॉकेट के अंदर एक साइड में जो है वो फेज है और एक साइड में न्यूट्रल है। तो जाहिर सी बात है अपने पढ़ा अभी अभी कि फेज की उपस्थिति दर्शाने वाला यंत्र है, तो न्यूट्रल पे तो हम लगाने से रहे, न्यूट्रल पे ये प्रकाशित होने से रहा। यदि आप लगा भी देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ये अपने हाथ से इसकी कैप को टच करता है, तो इसको ग्राउंड से जो है वो अर्थ मिल जाता है, ग्राउंड से क्या होगा, इसको अर्थ मिल जाएगा। तो यहाँ नियॉन लैंप जो लगा हुआ है ये दोस्तों बहुत ही कम वाट का होता है। तो कम वाट वाला जो होता है उसको बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी अर्थ की, क्योंकि उसको अपना सर्किट पूरा करना है अर्थ से, तो उसको बहुत ही कम की जरूरत थी, वो अपने शरीर से ले लेगा इधर से। और आप देख सकते हैं इधर नियॉन लैंप से होता हुआ, इस रेजिस्टेंस से होता हुआ, कनेक्टिंग स्प्रिंग से होता हुआ, इस रोड से होता हुआ यहाँ ये कनेक्ट हो रखा है। और इसको आप जब फेज के साथ लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ इस लैंप का एक सर्किट पूरा होता है, और लैंप का सर्किट पूरा होता है तो लैंप जो होगा वो प्रकाशित होने लगता है, लैंप जो है वो प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से जिसके ऊपर प्रकाशित हो जाए वो क्या है, फेज है, जिसके ऊपर प्रकाशित नहीं हो वो क्या है, न्यूट्रल है। क्योंकि यहाँ पर प्रकाशित क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज रह गया और यहाँ पर ये अर्थ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव किसी प्रकार से जो है वो लैंप को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर ये पॉजिटिव था और इधर ये नेगेटिव था, दोनों का सर्किट कंप्लीट हुआ और यहाँ पर जो है नियॉन लैंप जो है ये प्रकाशित हो गया। दोस्तों इसमें नियॉन लैंप लगा हुआ होता है, इसका नाम नियॉन लैंप क्यों है, क्योंकि इसमें नियॉन गैस भरी हुई होती है, इसलिए इस फेज टेस्टर को जो है वो कई बार आप नियॉन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, नियॉन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मुख्यतः इसका उपयोग जो है वो फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सावधानी की बात यह है कि ये 500 वोल्टेज पर कार्य करने वाले होते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना हमारे को कि फेज टेस्टर जो है वो केवल 500 वोल्टेज पे काम करने वाला है
और ऐसे जो है वो वितरण उत्पादन में बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं, जहां पर नई नई भर्ती हुई और उन्होंने 11 की लाइन को जो है वो फेस टेस्टर से चेक कर दिया। तो जाहिर सी बात है 11 की लाइन के ऊपर आप फेस टेस्टर को काम में लोगे तो वो तो एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपका मरना तय है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही मोस्ट बात हो गई है इस फेस टेस्टर के लिए। नौकरी लगना नहीं लगना एक अलग बात है, यहाँ पर कोई भी आप काम करोगे तो फेस टेस्टर का ये विशेष ध्यान रखना है अपने को कि फेस टेस्टर हमेशा 500 वोल्टेज से कम वोल्टेज पे ही काम में लेना है। यानी घरों में जो सप्लाई आती है अपने 250 वोल्टेज तक की उस पे, या फिर 2 फेज की जो सप्लाई है 440 वोल्टेज उसके ऊपर आप किसी एक फेज के ऊपर आप उपस्थिति देखने के लिए इसको काम में ले सकते हो। तो ये दोस्तों आपका फेस टेस्टर था, इस प्रकार से ये जो है वो कार्य करता है। आगे फिर मैं बात करूंगा कि आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फेस टेस्टर आने लग गए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड ने भी जो है अपने कर्मचारियों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फेस टेस्टर दे दिया है। दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के फेस टेस्टर में एक डिवाइस लगी हुई है जो सेंसर सिस्टम पे काम करती है। एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सेंसर बेस के ऊपर काम करती है। अब सेंसर बेस क्या होता है इसका वो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं, लंबी कहानी है वो। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि सेंसर बेस में क्या होता है कि इसके दूर कहीं भी कोई मैग्नेटिक एरिया जनरेट होता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, तो इसमें दो चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो इसमें आवाज आएगी, बीप की आवाज आएगी, और दूसरा जो है इसके अंदर यहां पर कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, वो इंडिकेटर जो है वो प्रकाशित भी होगा। बिल्कुल दोस्तों ये जेब में टका हुआ है। यदि आप किसी लाइन के ऊपर भी काम कर रहे हो तो लाइन के ऊपर भी काम करते हो और आप इसको जेब में भी लगा रखे हो, यदि सप्लाई चालू भी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, बहुत दूर का एरिया जो होता है वो मैग्नेटिक एरिया जो है उसको सेंस कर लेता है सेंसर डिवाइस के द्वारा, और वहां पर एक लाइट भी जलने लग जाएगी और एक आवाज भी पैदा हो जाएगी और हादसों से बचा जा सकता है। दूसरी बात और है दोस्तों, इसके द्वारा जो है वो दीवारों के अंदर जो लाइनें गड़ी हुई है उनका भी अपन पता लगा सकते हैं कि किधर किधर से तार जा रहा है। कैसे, मान लो यहां पर आपका कोई स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे सप्लाई आ रही है इसमें, लेकिन यहां अपने को पता नहीं है क्योंकि ये कोई दिखाई थोड़ी देगी, प्लस्तर हो गया आपके, कलर पेंट हो गया, और अब आपको दिखाई थोड़ी देगा कि सप्लाई जो है वो इधर से आ रही है या फिर इधर से डायरेक्ट आ रही है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का जो टेस्टर है उस इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के टेस्टर को इस प्रकार से इधर से लेके जाएंगे। तो इधर इधर से लेके आएंगे आप, तो जाहिर सी बात है इधर से कोई लाइन ही नहीं आ रही तो उसके अंदर ना तो कोई इंडिकेटर जलेगा ना कोई बीप की आवाज करेगा। तो जिधर से भी लाइन आ रही है उधर ही क्या होगा, आपका इंडिकेटर जलेगा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि किसी भी चालक के अंदर करंट का प्रवाह होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक एरिया जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक एरिया को ही ये सेंस करके आपको और इंडिकेट करता है कि इसमें फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का जो टेस्टर है वो अपने लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिशियन नाइफ की। इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो है दोस्तों उसमें दो ब्लेड होते हैं, आप देख सकते हैं एक ब्लेड इधर दे रखा है और दूसरा ब्लेड जो है वो इधर दे रखा है। इनमें एक ब्लेड जो होता है दोस्तों वो धारदार होता है, धारदार ब्लेड जो होता है उसको मुख्य ब्लेड कहा जाता है। इसका जो कार्य है, धारदार ब्लेड का जो कार्य है वो पीवीसी प्रकार के इंसुलेशन को उतारना है।
जबकि दोस्तों दूसरा जो है उसको आप स्क्राइबर ब्लेड कहेंगे। हिंदी में कहूं तो मैं खरोंचक पत्ती। खरोंचक पत्ती जो है उसका कार्य जो है एनिमल्ड प्रकार के इंसुलेशन को हटाना या साफ करना। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो है उसमें आप सबको पता होना चाहिए कि इसका ब्लेड जो है ये 8 सेंटीमीटर वाला मुख्यतः यूज होता है। और उसके लिए एक सावधानी जो है अपने को रखनी है वो ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रीशियन नाइफ से इंसुलेशन उतार रहे हैं तो उसके कंडक्टरों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि कंडक्टर कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी करंट कैपेसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात एक विशेष और ध्यान रखनी है कि जब भी इसको टूल बॉक्स में रखा जाए तो बंद करके रखा जाए, यानी टूल बॉक्स में बंद करके रखें। ये इसके लिए एक विशेष सावधानी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ जिसके 2 ब्लेड होते हैं, मुख्य ब्लेड और स्क्राइबर ब्लेड। मुख्य ब्लेड का काम जो है वो पीवीसी इंसुलेशन उतारना है, जबकि स्क्राइबर ब्लेड जो है उसका एनिमल प्रकार का इंसुलेशन उतारना है या कोई गंदगी को साफ करना है। आगे फिर बात करते हैं हम सीरीज टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप दोस्तों अपन सीरीज टेस्ट लैंप के लिए पहले भी चर्चा करी थी अपन ने कि ये मुख्यतः बंद, खुला, लघु व सरण परिपथों का पता लगाने के लिए, इसके अलावा कंटिन्यूटी निरंतरता टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं। बनता कैसे है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लैंप लगाया हुआ है। इस लैंप से आपने यहाँ पर आपके पास में कोई सॉकेट है तो एक तार तो अपने को क्या करना है, सॉकेट में से ले लेना है सीधा, और एक दूसरा तार जो है आपको इस सॉकेट में दे देना है। अब आपके पास में ये 2 तार बच गए हैं। इन दोनों तारों के सीरीज में जोड़ करके आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं कि उसमें खुला परिपथ है, बंद परिपथ है, लघु परिपथ है या सरण परिपथ है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है। ये कैसे पता करेंगे, मान लो आपके पास में ये कोई वाइंडिंग है, इस प्रकार से जो कोई मोटर थी और इस मोटर के अंदर जो है वो वाइंडिंग करी हुई है। इन वाइंडिंग तारों के साथ में आप क्या करते हो, इन दोनों सिरों को जोड़ते हो। दोस्तों दोनों सिरों को जोड़ने पर यदि आपका लैंप जो है वो प्रकाशित होता है, यदि लैंप प्रकाशित होता है यहां पर मैं ऐसे और लिखूंगा कि कम प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है, अधिक प्रकाशित होता है। दोस्तों यदि कम प्रकाशित होता है तो आपकी ये वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों है सही, क्योंकि आपने यहाँ 250 वोल्टेज दिया, 250 वोल्टेज में इस लैंप में से होता हुआ इस प्रकार से और ऐसे इस वाइंडिंग में से गुजरते हुए और सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इस 250 वोल्टेज में से मान लो 150 वोल्टेज जो है वो इस लैंप के ऊपर ड्रॉप हो गए, तो 100 वोल्टेज इसका मतलब यहाँ ड्रॉप हुए। तो 100 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गए हैं तो लैंप को कितने मिले, 150, जबकि लैंप कितने वोल्टेज पे काम करने वाला था, 250 वोल्टेज पे। तो ऐसे में ये क्या होगा, कम प्रकाशित होगा। तो कम प्रकाशित होगा इसका मतलब आपकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। ऐसे ही यदि मान लो अधिक प्रकाशित हो जाए तो अधिक प्रकाशित तभी हो सकती है दोस्तों तब इस कहीं ना कहीं से ये वाइंडिंग शॉर्ट हो। मान लो यहाँ से ये शॉर्ट हो गई, तो शॉर्ट हो गई तो ऐसे में आपको पता है कि करंट अपना रास्ता कुछ इस प्रकार से बनाएगी। करंट हमेशा सीधा रास्ता देखती है तो वो यहीं से ही अपना रास्ता बना लेगी। मतलब कि 20 वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप होंगे और बाकी सारे के सारे जो है लैंप के ऊपर, यानी 250 से 20 यहाँ हो गए तो 230 वोल्टेज जो है वो यहाँ ड्रॉप हो गए। तो 230 वोल्टेज के ऊपर लैंप दोस्तों क्या होगा, अधिक प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब लैंप अधिक प्रकाशित होगा
तो उस समय उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, परिपथ होगा, लघु सर्किट होगा। अब बात करते हैं, यदि लैंप प्रकाशित ही नहीं हो, लैंप प्रकाशित ही न हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आपकी वाइंडिंग जो है वो ओपन है। ओपन का मतलब दोस्तों ये कहीं ना कहीं से खुली हुई वाइंडिंग है। मान लो यहां से खुल गई है वाइंडिंग, तो यहां से खुल गई है तो आपको पता है कि करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, इधर से आई और ऐसे जाकर के और ऐसे जाकर के और यहां आकर के रुक गई, क्योंकि आगे सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा। तो लैंप का जब सर्किट ही पूरा नहीं हुआ है तो लैंप क्या होगा दोस्तों, प्रकाशित नहीं होगा। इसका मतलब वाइंडिंग कहीं ना कहीं से क्या हो गई है, ओपन हो गई है। अब बात करूं मैं अर्थ दोष की, जिसको मैं सरण परिपथ भी कह सकता हूं। लीकेज मेरे को इसके अंदर देखना है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है करंट। तो देखते हैं लीकेज के लिए। लीकेज के लिए दोस्तों अपने को क्या करना है, एक सिरा तो जो है मेरे को वाइंडिंग के ऊपर रखना है, एक सिरा तो मैंने ये वाइंडिंग के ऊपर रख दिया। दूसरा सिरा जो है दोस्तों वो मेरे को इसकी बॉडी के साथ टच करना है, इस मशीन की बॉडी के साथ टच करना है। यदि आपका लैंप प्रकाशित हो जाता है तो कैसे प्रकाशित होगा, इधर से आया, इधर से आया, बॉडी से होता हुआ और इधर कहीं ना कहीं से इसे रास्ता पूर्ण कर लिया इसने। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से लीकेज हो रखा था तभी प्रकाशित हुआ है, यदि लीकेज नहीं है तो प्रकाशित नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो आपका बंद, खुला, लघु, सरण या कंटिन्यूटी टेस्ट, जिसको आप निरंतरता टेस्ट भी कहते हैं, इसको कई बार अविच्छिन्नता टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये जो है आप सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे की जो क्लास होगी अपनी वो नए टूल्स के साथ होगी। धन्यवाद, जय हिंद।